हेलो एस्पायरेंट्स, आई एम जे सामिर। आज मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें 4 यूनिट्स हैं हमारे, तो हर यूनिट से मैंने 25 एमसीक्यूज चूज़ किए हैं। तो आज का टॉपिक है थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें हम 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आज करने जा रहे हैं, 25 फ्रॉम ईच सेक्शन। So question number 1 asks us, unit first है introduction to international relations. So question number 1 asks us, the great debate in international relations is between, जो great debate है, 4 debates हुए हैं, इसमें जो great debate है वो किन के दरमियान हुआ था? It was between traditionalists and behavioralists. मैंने इसमें शॉर्ट एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी है, तो आप पास करके थोड़ा पढ़िएगा भी। Traditionalists like Hadley Bull emphasized the historical normative study, while behavioralists जो साइंस सिस्टम से अप्रोच किया था यूज मोर्टन कपलान ने एडवोकेटेड साइंटिफिक मेथड्स। तो हेडली बुल जो है वो ट्रेडिशनलिस्ट थे एंड उसके वो नॉर्मेटिव अप्रोच का यूज़ करते थे, एंड जो बिहेवियरलिस्ट में हमारे पास मोर्टन कपलान जो साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते थे। सेकंड क्वेश्चन इज, The term international was first coined by, जो term international ये किसने पहले यूज़ किया था? It was used by जर्मी बेंथम, जिसका कंसेप्ट यूटिलिटेरियनिज्म का भी है। इंटरनेशनल उसने पहले कोइन किया था 1780 में। एंड फिर आपको मैं दूसरा जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ, जहाँ पर फादर है ह्यूगो ग्रूटियस, तो वहाँ पर भी हमें जर्मी बेंथम का पढ़ना पड़ेगा। एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी इसका यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ना पड़ता है। Question number 3 asks us, the discipline of the international relations formally began after, जो international relations का discipline है ये कब से start हो गया formally? It was after the First World War. International relations emerged as an academic discipline post World War First 1919. क्लासिकल रियलिज्म एम्फसाइज, जो क्लासिकल रियलिज्म है वो किस पे एम्फसाइज करता है? इट एम्फसाइज ऑन द ह्यूमन नेचर एंड पावर पॉलिटिक्स, जिसके मेन एडवोकेट है हमारे पास मॉर्गेंथो, जो बोलता था पावर स्ट्रगल एज रूटेड इन द ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर जो है, ह्यूमन जो है वो पावर की ओर ज़्यादा फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 5 आस्क्स, behavioralism emphasizes on the value neutrality and quantification. ये साइंटिफिक बात करता था, साइंस को इस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना चाहता था। behavioralism seeks objective data based analysis of the international relations phenomena. Question number 6 asks, politics among nations was written by Hans Morgenthau. Hans Morgenthau's तमिल लिचमस पॉलिटिक्स एमंग नेशंस बुक 1948। इसमें हमें मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है कि कब लिखा था, तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आस्क्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बिगेन इन्वेस्टिगेट, ये कब हुआ था? इट वाज स्टार्टेड इन 1950, जब ग्रेट डिबेट हुआ था बिटवीन क्लासिकल ट्रेडिशनलिस्ट वर्सेस बिहेवियरलिस्ट। जब जो किसने स्टार्ट किया था बिहेवियर रिवोल्यूशन? कपलान एंड सिंगर ने। कपलान ने सिस्टम्स अप्रोच भी यूज़ किया था इंटरनेशनल रिलेशंस में। क्वेश्चन नंबर 8 आस्क्स, डिसीजन मेकिंग थियरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस वाज डेवलप्ड बाय। डिसीजन मेकिंग थियरी जो है ये किसने स्टार्ट किया था? इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स रोजनेव एंड सिडनर। इट वाज स्टार्टेड बाय सिडनर एंड रोजनेव मॉडल्ड foreign policy decision making process. Game theory was popularized in international relations. Game theory जो है international relations में वो किसने popularize की थी? It was popularized by von Neumann and Morgenstern. उन्होंने एनालाइज किया था रेशनल चॉइसेस को एंड स्ट्रेटजिक इंटरेक्शन को। सिस्टम्स थ्योरी व्यूज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो सिस्टम्स थ्योरी है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसा देखता है? इट व्यूज इंटरनेशनल रिलेशंस एज इंटरैक्टिंग यूनिट्स विद इन ए स्ट्रक्चर, जो कपलान ने बोला था। स्टडी स्ट्रक्चर्स एंड स्टेट इंटरेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने हिसाब से स्पीड थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब कम ही टाइम रह गया, तो जल्दी से क्वेश्चंस कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
कम्युनिकेशन थियरी इन द इंटरनेशनल रिलेशंस फोकस ऑन, जो कम्युनिकेशन थियरी इंटरनेशनल रिलेशंस में है ये किस पे फोकस करती है? इट फोकस ऑन द डिप्लोमेसी एंड फीड मैकेनिज्म्स. It stresses flow, information flow, perception of the state relations. Question number 2 will ask us, anarchical society is a concept of, जो anarchical society है वो किसका concept है? It is the concept of Hadley Bull. Bull described order in anarchic world through norms and institutions. Kenneth Walters theory is known as, जो Kenneth Walters है इसकी theory को क्या बोलते हैं? इसकी theory को बोलते हैं न्यू रियलिज्म. Walters theory of international politics 1979 introduced structural realism. इसको structural realism भी बोलते हैं एंड न्यू रियलिज्म बोलते हैं. और किसने स्टार्ट किया था? केनाथ वाल्टर्स ने. आइडियलिस्ट्स बिलीव पीस कैन बी अचीव्ड थ्रू, पीस कैसे अचीव हो सकता है? बाय इंटरनेशनल लॉ एंड मॉरलिटी. ये कौन बोलते हैं? आइडियलिस्ट्स बोलते हैं. दे स्ट्रेस कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. Question number 15 asks us, which of the following best defines the scope of international relations? International relations का scope इन options में कौन अच्छे तरीके से describe करता है, define करता है? It is study of state, non-state relations across borders. International relational studies, transnational political, economic and security interactions. Question number 16 asks us, the second great debate focused on, जो second great debate है वो किस पे focus करता था? It focused on the scientific versus post-positivists. Scientific versus post-positivists. It was about positivism versus post-positivist methodologies. आप जो ये ग्रेट डिबेट्स है आप दोबारा अच्छे से ये 4 डिबेट्स पढ़िएगा, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िएगा खुद भी. क्वेश्चन नंबर 17, हु रोट मैन स्टेट एंड वार? मैन स्टेट एंड वार ये किसने लिखा था? इट वाज रिटन बाय केनाथ वाल्टर्स. इन दिस बुक ही एनालाइज्ड द लेवल्स ऑफ एनालिसिस इन द वार, जिसमें पहले उसने इंडिविजुअल की बात की, फिर स्टेट की बात की, फिर इंटरनेशनल लेवल की बात की. इसमें उन्होंने 3 लेवल्स की बात की थी. न्यू रियलिस्ट्स फोकस मेनली ऑन, जो न्यू रियलिस्ट्स है वो मेनली किस पे फोकस करते हैं? दे फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, तभी इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म. दे व्यू एनार्की एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन एज की डिटर्मिनेंट्स. क्वेश्चन नंबर 19 asks, पोस्ट बिहेवियरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस स्ट्रेस, जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो किस पे स्ट्रेस करता है? इट स्ट्रेस ऑन द वैल्यूज एंड रेलेवेंस. पोस्ट बिहेवियरलिस्ट्स reintroduced ethics and public relevance. Who is the author of 20 years crisis? 20 years crisis का author कौन है? It is he was E.H. Carr. उसने 1939 में लिखी थी और उसने क्रिटिसाइज किया था आइडियलिज्म को. 21 आइडियलिज्म इज आल्सो नोन एज, आइडियलिज्म को उटोपियनिज्म भी बोलते हैं. इट एम्फसाइज मॉरल प्रोग्रेस एंड कोऑपरेशन. उटोपियन आप ये समझो कि जो हम ख्याल करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी. उसका अपोजिट होता है रियलिज्म, जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज क्या है. क्वेश्चन नंबर 22 आस्क्स, द मेन कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज, जो इंटरनेशनल रिलेशन का मेन कंसर्न है दैट इज ग्लोबल एनार्की एंड ऑर्डर. इंटरनेशनल रिलेशंस examines how order arises without a world government. Question number 23, decision making theory treats the state as, जो decision making theory है वो citizen को कैसे treat करता है? It treats citizens as collective of bureaucracies. It looks at multiple actors within government affecting policy. Question number 24, behavioral revolution was criticized for, जो behavioralist revolution है वो किस पे बुनियाद पर क्रिटिसाइज किया गया था? इट वाज क्रिटिसाइज फॉर इट इज़ एक्सेसिव क्वांटिफिकेशन एंड लेक ऑफ वैल्यूज़. ने वैल्यूज़ नॉर्मेटिव्स को इग्नोर किया था, नॉर्मेटिव कंसर्न्स की वजह से इसको फिर क्रिटिसाइज किया गया था. क्वेश्चन नंबर 25, द सिस्टम्स
अप्रोच इन द इंटरनेशनल रिलेशंस गेनेड करेंसी आफ्टर जो सिस्टम्स अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशन में, इसको प्रोमिनेंसी इंटरनेशनल रिलेशन में कब मिली थी? इट वाज आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्कॉलर्स अप्लाइड जनरल सिस्टम्स थ्योरी टू पॉलिटिकल। जनरल सिस्टम्स थ्योरी ज़्यादा किसने यूज़ किया था? कपलान ने। इट वाज ए साइंटिफिक अप्रोच। Now starts Unit 2, Concept of Power in International Relations. Question number 26. National power primarily refers to, national power किस पे रेफर करता है ज़्यादा? It refers to aggregate of tangible and intangible capabilities. Tangible and intangible. Tangible capabilities जो है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जो intangible है उनको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जिसमें intangible में हमारे पास आते हैं आइडियोलॉजी आती है, मॉरल फिलासफी वगैरह आती है। टेंजिबल में हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें या बाकी चीज़ें होती हैं, हमारे पास जियोग्राफी है, टेरिटरी है, ये टेंजिबल में आती है। इसको हम कहाँ पर पढ़ते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर। डिटर्मिनेंट्स में हम इसको पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ, जहाँ हम कह सकते हैं जब हम टॉपिक पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल कैपेबिलिटीज़। Power includes military, economic, psychological, moral dimensions. नेशनल इंटरेस्ट, ये जो नेशनल इंटरेस्ट है, कंसेप्ट है, वो क्या है? इट इज़ डायनेमिक एंड चेंजिंग। नेशनल इंटरेस्ट है वो टाइम के हिसाब से, टाइम कंटेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता जाता है। द टेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ द पावर इंक्लूड, जो टेंजिबल एलिमेंट है पावर का, उसमें क्या आता है? इट इंक्लूड जियोग्राफी, पॉपुलेशन, मिलिट्री स्ट्रेंथ, जिसमें हम फिजिकल फैक्टर्स डिफाइन करते हैं। और दूसरा जो हमारे पास ये मोरल है, आइडियोलॉजी, लीडरशिप है, दीज आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ द पावर इंक्लूड, जो इंटेंजिबल एलिमेंट इसमें है वो हमारे पास आता है नेशनल, मॉरल एंड लीडरशिप, जो हमने ऊपर भी पढ़ा। इसमें डिप्लोमेटिक स्किल भी आते हैं एंड मॉरल भी आता है। हैंस मॉर्गन तो क्लासिफाइड नेशनल पावर इनटू, जो हैंस मॉर्गन तो है उसने क्लासिफाइड किया था नेशनल पावर में, किस में? ही क्लासिफाइड इट इनटू परमानेंट एंड वेरिएबल। परमानेंट चीज़, परमानेंट की जो उसने बात की थी उसमें जियोग्राफी आता है, पॉपुलेशन आता है। वेरिएबल में हमारे पास लीडरशिप आता है जो कि चेंज होती रहती है, मोरल होता है, ये चीज़ें। उसके बाद यूनिपोलैरिटी मीन्स, यूनिपोलैरिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स वन डोमिनेंट पावर। पोस्ट वर्ल्ड कोल्ड वार, जब कोल्ड वार ख़त्म हो गया था उसके बाद यूएस की हेजमनी आई थी, यूएस की डोमिनेंस आई थी, उसको हम बोलते हैं यूनिपोलैरिटी। बाईपोलैरिटी एग्जिस्टेड, जो बाईपोलैरिटी है जिसमें दो सुपर पावर होते हैं, वो कब स्टार्ट हुई थी? इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वार, जो स्टार्ट हो गया था 1945 से 1991 में। 1991 में फिर ख़त्म हो गया था कोल्ड वार एंड डिसइंटीग्रेशन हो गई थी यूएसएसआर की। तब तक इस राइवलरी जो थी यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में, इसको बोला जाता है बाइपोलर एरा। एंड ये जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, उसके बाद फिर ये कोल्ड वार ख़त्म हो गया था। मल्टीपोलैरिटी रिफर्स टू, मल्टीपोलैरिटी का मतलब क्या है? जो ये कंसेप्ट है यूनिपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी, ये सिलेबस में डिफाइन किए गए हैं। तो मैंने सिलेबस में जो कीवर्ड्स है उसी से थोड़ा क्वेश्चन पिकअप किए हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स आए हैं JKPSC के, उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड मीडियम में रखा गया था। तो तभी मैंने सिलेबस से ये क्वेश्चंस पिक किए हैं। एंड आपको इन पे ही रिलाई नहीं करना है, बल्कि आपको और डेप्थ में पढ़ना है एंड इन कीवर्ड्स को मद्देनज़र रखकर। क्वेश्चन नंबर 33 आस्क्स, मल्टीपोलैरिटी रिफर्स टू, मल्टीपोलैरिटी किस चीज़ को रेफर करता है? रिफर्स टू 3 or more पावर्स सीन बिफोर वर्ल्ड वार फर्स्ट में। फर्स्ट जब हुआ था उससे पहले मल्टीपोलैरिटी थी। एंड आज भी हम देखेंगे चाइना का राइज हो रहा है, या हम अपने भारत की बात करें, इंडिया, ये भी राइज हो रहा है। और भी बहुत सारे, जो जापान की बात करें, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो इमर्ज करते हैं ऐसे बिग पावर्स या सुपर पावर्स। किसी वजह से मल्टीपोलैरिटी आता है, पावर सेंटर्स बढ़ते रहते हैं फ्रॉम टू मोर। जब एक सुपर पावर हो तो यूनिपोलैरिटी, दो हो तो उसको बोलते हैं बाईपोलैरिटी, एंड अगर 3 हो तो उसको बोलते हैं मल्टीपोलैरिटी। पावर एंड इंटरडिपेंडेंस वाज रिटन बाय, जो पावर एंड इंटरडिपेंडेंस ये किसने लिखा था? इट वाज रिटन बाय क्योहनी एंड जोसेफ नाई।
They emphasized complex interdependence between power politics. Power politics में complex interdependence का काम होता है. नाम was founded in नाम कब फाउंड किया गया था? इट वॉज फाउंड इन बेलग्रेड 1961. अलबत्ता जो बंदुंग कॉन्फ्रेंस हो गया था 1955 में, इसमें क्या हो गया था कि एशियन एफ्रो सॉलिडेरिटी का एक ये कॉन्फ्रेंस की गई थी, एंड इसको मद्देनज़र रखकर फिर बेलग्रेड 1962 का ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पर नाम ने बुनियादी नाम की बर्थ होगी या फाउंड किया गया. इट वॉज फॉर्मलाइज्ड अंडर द नेहरू टीटो नसीर एट बेलग्रेड. UN was established in यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिश हो गया था. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 इन सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस. अक्टूबर 1995 सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हो गया था 1945 में, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की बुनियाद डाली गई थी. क्वेश्चन नंबर 37 आस्क्स द UN चार्टर एम्स टू. UN चार्टर का मकसद क्या होता है? पीस एंड सिक्योरिटी का, पीस एंड स्टेबिलिटी का मेन मकसद है. ये इसके प्रेम्बल में भी लिखा गया है, वार को प्रिवेंट करना. क्योंकि जो वार आज तक हुए हैं, जो UN चार्टर का प्रेम्बल है, उसमें ये खास तौर पर लिखा गया है कि हमारा जो वर्ल्ड में जो हमने 2 बार अब तक हुए, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकंड, इसको रोकने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए, एंड वो ही UN का काम है. आर्टिकल 1 defines it as peace objective. क्वेश्चन नंबर 38 द सिक्योरिटी काउंसिल है. सिक्योरिटी काउंसिल के पास क्या मेंबरशिप होती है? इट हैज़ 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. इसमें जो UNSC का जो कंपोजिशन है वो सिंस 1965 रखा गया है. तो इसमें हमारे पास परमानेंट मेंबर्स कौन सा? UK, US, फ्रांस, चाइना और रसिया. तो इस पे बात भी हो रही है कि G77 कंट्रीज़, G77 जिसने न्यू की बात की, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, और भी हमारे पास जो एशियन साउदर्न ब्लॉक की कंट्रीज़ हैं, दे वांट परमानेंट मेंबरशिप इन सिक्योरिटी काउंसिल. तो सो दैट इज़ वाई द रिफॉर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इज़ इन न्यूज़ ऑल द टाइम्स. नाम्स की प्रिंसिपल इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो की प्रिंसिपल है वो क्या होता है? इट इज़ नॉन अलाइनमेंट इन द पावर ब्लॉक्स, बैलेंसिंग ऑटोनॉमी एमिड कोल्ड वार राइवलरी. नाम का जो प्रिंसिपल था वो नॉन अलाइनमेंट था पावर ब्लॉक्स में. वो ये नहीं चाहते थे कि किसी एक पावर ब्लॉक के साथ जुड़ के रहे या इसका पार्ट रहे. इनका मकसद था ऑटोनॉमी को बैलेंस करना, अगर जो 2 सुपर पावर्स के बीच में लड़ाई है भी. क्वेश्चन नंबर 40 पावर ट्रांजिशन थ्योरी एक्सप्लेनर. जो पावर ट्रांजिशन थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन्स वार बिटवीन राइजिंग एंड डिक्लाइनिंग पावर्स. पावर ट्रांजिशन मतलब होता है जब वार होता है, जो राइजिंग पावर होता है, डिक्लाइनिंग पावर होता है, उनके बीच में जब वार होता है. तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करता है पावर ट्रांजिशन थ्योरी. Organski's theory on shifting hierarchies. क्वेश्चन नंबर 41 सॉफ्ट पावर रेफर. सॉफ्ट पावर जो जोसेफ नाई ने कंसेप्ट दिया था, इसका मकसद था कल्चर का यूज़ करना, अट्रैक्शन का यूज़ करना, एंड इसका डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन है कल्चरल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, एंड नॉट फोर्स का यूज़ नहीं करते थे, बल्कि कंसेप्ट ऑफ अट्रैक्शन बाय जोसेफ नाई. उसने स्मार्ट पावर का भी कंसेप्ट दिया था. स्मार्ट पावर का मतलब होता है सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर. हार्ड पावर पे हमारे पास होते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस या मिलिट्री पावर. हार्ड पावर में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स कोर्सिव मिलिट्री एंड सैंक्शन. इकोनॉमिक सैंक्शन हमारे पास होते हैं. हार्ड पावर कोर्सेस थ्रू मटेरियल फोर्सेस में फोर्स किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है. हार्ड पावर में, सॉफ्ट पावर में ऐसा कुछ नहीं होता है. स्मार्ट पावर कंबाइन. स्मार्ट पावर किस चीज़ को कंबाइन करता है? इट कंबाइन्स हार्ड एंड सॉफ्ट पावर. जो सुना इस कंसेप्ट इंटीग्रेटिंग कोerशन एंड अट्रैक्शन. अट्रैक्शन मतलब अपनी तरफ खींचना, और दूसरा होता है कोerशन मतलब जोर लगाना, दबाना, प्रेशराइज करना. तो इसमें दोनों को जब मिक्स किया जाता है, उस ब्लेंड को बोलते हैं हम स्मार्ट पावर. नेशनल इंटरेस्ट इज
ऑफन डिफाइंड एज, नेशनल इंटरेस्ट को क्या डिफाइन किया जाता है? इट इज़ डिफाइंड एज परस्यूट ऑफ पावर। पावर की बात करें, रियलिस्ट्स ही पावर एज ए कोर नेशनल इंटरेस्ट, जो रियलिस्ट्स है वो पावर को एज ए नेशनल इंटरेस्ट का एक अहम चीज़ मानते हैं। स्ट्रक्चरल पावर रिफर्स, जो स्ट्रक्चरल पावर को क्या रेफर किया जाता है? इट इज़ रेफर टू एबिलिटी टू शेप ग्लोबल रूल्स एंड इंस्टीट्यूशनल। जो स्ट्रक्चरल पावर है ये इसमें देखा जाता है कि इसकी एबिलिटी की ग्लोबल रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस को शेप देना। सुसान स्ट्रेन जो है उसने इंट्रोड्यूस किया था एक कंसेप्ट स्ट्रक्चरल पावर, एबिलिटी टू शेप ग्लोबल रूल्स। क्वेश्चन नंबर 47, द यूएन एज जुडिशल ऑर्गन इज, यूएन का जो जुडिशल ऑर्गन है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेड क्वार्टर है हैग में। इंटरडिपेंडेंस रिड्यूसेस, इंटरडिपेंडेंस किसको रिड्यूस करता है? रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट्स। लिबरल्स आर्ग्यू ट्रेड इंटरडिपेंडेंस लवर्स कन्फ्लिक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 49, द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव गुड इज रिलेटेड टू, कलेक्टिव गुड का जो कंसेप्ट है वो किसके साथ रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। जो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो स्ट्रेस करते हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन, स्ट्रेस कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 50, द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज डिक्लाइन आफ्टर, कब बिगेन हो गया? इट बिगेन आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जब नॉन लॉस्ट रिलेवेंस आफ्टर बाइपोलर राइवलरी एंडेड, जब यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में जो राइवलरी थी वो ख़त्म हो गई थी 1991 में। उसके बाद बोलते हैं कि नाम की रिलेवेंस कम हो गई। तो हमने दिस सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट किया। नाउ यूनिट थर्ड स्टार्ट, उसका नाम है द मैनेजमेंट ऑफ पावर। अब हम इसके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बैलेंस ऑफ पावर मीन्स, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस टू प्रिवेंट डोमिनेंस। फोर्स को इक्वल किया जाता है ताकि किसी एक की डोमिनेंस ना हो जाए। इट मेंटेन स्टेबिलिटी बाय प्रिवेंटिंग हेजमनी, या किसी की हेजमनी नहीं आने देती है। बैलेंस ऑफ पावर एज ए की फीचर ऑफ, जो बैलेंस ऑफ पावर है वो किसका की फीचर था? इट वाज की फीचर ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। 19th सेंचुरी यूरोप का ये मेन फीचर था। यूरोपियन डिप्लोमेसी 1815 to 1914 यूज्ड बैलेंस ऑफ पावर है टू प्रिजर्व पीस। और जो विंस्टन चर्चिल जो था ही वाज अगेंस्ट दिस फिलॉसफी। तो फिर उसके बाद कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट आया था। टेक्निक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इंक्लूड, जो बैलेंस ऑफ पावर का टेक्निक क्या होता है? हमारे पास अलायंसेस होते हैं, आर्मामेंट होते हैं, कंपनसेशन होते हैं, ये होते हैं टेक्निक्स जिससे बैलेंस करते हैं पावर को। दीज मेंटेन इक्विलिब्रियम। पावर वैक्यूम मीन्स, पावर वैक्यूम का मतलब क्या होता है? इट मीन्स एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी और डोमिनेट पावर। जब फॉर एग्जांपल एक सुपर पावर होता है, फिर एक कोई पावर डिक्लाइन करता रहता है, जब इसकी पावर फिर ख़त्म हो जाती है उसके बाद कोई और इस पावर को रिप्लेस नहीं करता है, उसको बोलते हैं हम पावर वैक्यूम। ऑफन कॉज इंस्टेबिलिटी एंड और इंटरवेंशन, फिर इंटरवेंशन आ ही जाता है लेटर ऑन। कलेक्टिव सिक्योरिटी डिफर्स फ्राम कलेक्टिव डिफेंस, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो डिफेंस का डिफरेंट है फ्राम कलेक्टिव डिफेंस कैसे? क्योंकि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो यूनिवर्सल एंड लीगलिस्टिक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है यूनिवर्सल है, जो कलेक्टिव डिफेंस है एक अलायंस बेस्ड होता है, जिस तरह हमारे पास नेटो होता है। और कलेक्टिव सिक्योरिटी में क्या होता है कि इसमें एग्रेसर को प्रीडिसाइड नहीं किया जाता है, कभी भी जब एग्रेसर होता है तो उसको डिफीट किया जाता है। इसको बोलते हैं वन फॉर ऑल फॉर वन, इसका मोटो होता है। अलबत्ता कलेक्टिव डिफेंस में क्या होता है कि इसमें पहले से ही एक एग्रेसर टू सम एक्सटेंट देखा जाता है कि प्रीडिटरमाइन किया जाता है। फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी टू वर्क यूनिवर्सल मेंबरशिप एंड कॉमन विल आर रिक्वायर्ड। कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए हमारे पास यूनिवर्सल मेंबरशिप की जरूरत होती है एंड कॉमन विल होनी चाहिए। इट रिक्वायर्स कोऑपरेशन अमंग मेजर पावर्स, मेजर पावर्स में जब कोऑपरेशन होगा तभी हमारे पास कलेक्टिव सिक्योरिटी वर्क करेगी। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन द कलेक्टिव सिक्योरिटी वाज, कलेक्टिव सिक्योरिटी में जो पहला एक्सपेरिमेंट था इट वाज लीग ऑफ नेशंस, लेकिन जो फिर फेल हो गई थी जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया था। द टर्म कोल्ड वार वाज पॉपुलराइज्ड बाय, कोल्ड वार को के टर्म को किसने पॉपुलराइज किया था? वाल्टर लिपमैन।
अलबत्ता दिया था किसने, ये कोइन किसने किया था, बर्नार्ड बरिच ने, लेकिन पॉपुलराइज किया था वाल्ट विटमैन ने। लिपमैन यूज्ड इट टू डिस्क्राइब द यूएसएसआर टेंशन। यूएसएसआर टेंशन को डिस्क्राइब करने के लिए लिपमैन ने उसको यूज़ किया था। दितांत मीन्स दितांत पढ़ते हैं इसको, इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। जब दो सुपर पावर्स में टेंशन जो कम होता जाता है उसको बोलते हैं ये दितांत। ये पीरियड ऑफ इम्प्रूव्ड सुपर पावर रिलेशन, जो सुपर पावर में रिलेशन होती है वो इम्प्रूव होती रहती है इन दौरान। न्यू दितांत रिफर्स, न्यू दितांत का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ रिवाइवल ऑफ कोऑपरेशन आफ्टर रिन्यू टेंशन। जब फिर दोबारा टेंशन होता है उसके बाद दोबारा से रिन्यू होता है, क्या रिवाइवल होता है कोऑपरेशन का, उसको बोलते हैं न्यू दितांत। इट वाज सीन इन 1980s बिटवीन रेगन एंड गोर्बेचोव। MAD stands for mutually assured destruction. It means nuclear deterrence concept, ensuring no side use nukes. The first major disarmament treaty post World War II was जो first disarmament treaty है वो कौन सी थी, it was PTBT partial testament treaty जो 1963 में हुई थी। और आप ये भी पढ़िएगा बाकी जो ये ट्रीटीज़ है, इसमें हमारे पास दूसरा है SALT 1, 2 या START, ये हो गई थी बिटवीन US एंड USSR के बीच में हो गई थी। NPT MS2, NPT का मतलब क्या, मकसद क्या है, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसमें आप बाकी बायोलॉजिकल वेपन्स वो भी पढ़िएगा। साइनेड इन 1968 टू चेक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, इसमें हॉरिजॉन्टल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात हुई थी। इट वाज बिटवीन द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एंड न्यूक्लियर नॉन वेपन स्टेट्स। उसके बाद SALT स्टैंड्स फॉर, SALT का मतलब होता है इट मीन्स स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ड्यूटी। इट वाज बिटवीन US एंड USSR लिमिटिंग न्यूक्लियर आर्सेनल्स। START रिप्लेसड SALT ड्यूरिंग, जो START फिर हो गया था, इसने कब इसको रिप्लेस किया था, इट वाज इन 1990s। आप ये भी याद रखिएगा START 1 एंड START 2 ये हो गया था 1991 में, दूसरा हो गया था 1993 में, ये आ सकता है क्रोनोलॉजी में। START 1 signed in 1991 to reduce the strategic arms. The concept of deterrence is based on, जो deterrence का concept है वो किस पे based है, it is based on fear of retaliation, credible threat prevent us first strike. Balance of terror refers to, balance of terror क्या दर्शाता है, it refers to म्यूचुअल न्यूक्लियर डिटेरेंस बिटवीन सुपर पावर। जब सुपर पावर्स में म्यूचुअल न्यूक्लियर डिटेरेंस होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ टेरर। द कोल्ड वॉर न्यूक्लियर स्टेलमेंट बिटवीन US एंड USSR क्रिएटेड ए बैलेंस ऑफ टेरर। जब इनमें स्टेलमेंट था दोनों के बीच में तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ टेरर, म्यूचुअल न्यूक्लियर डिटेरेंस बिटवीन सुपर पावर्स। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ओकर्ड इन 1962, जो 1962 क्राइसिस हो गया था, इस ब्रॉड द वर्ल्ड क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियर वॉर, जो रिजॉल्व किया था फिर कैनेडी एंड क्रुश्चेव ने, उनकी डिप्लोमेसी ने। द डॉक्ट्रिन ऑफ डिटेरेंस एम्स टू, डिटेरेंस का डॉक्ट्रिन है उसका मकसद क्या होता है, इट एम्स टू प्रिवेंट वॉर बाय थ्रेट और रिटेलिएशन, या थ्रेट होता है या रिटेलिएशन का थ्रेट ऑफ रिटेलिएशन का थ्रेट होता है जिसकी वजह से वॉर प्रिवेंट होता है। डिटेरेंस rests on credibility and second strike capability. The ABM treaty, जो ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी है, इसने किसको रेस्ट्रिक्ट किया था, इट रेस्ट्रिक्टेड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को। द USSR ट्रीटी लिमिटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स टू प्रिजर्व डिटेरेंस। द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव डिफेंस अप्लाइज टू, कलेक्टिव डिफेंस का कंसेप्ट है किसको अप्लाई होता है, इट अप्लाइज टू नेटो। नेटोज Article 5 commits members to defend one country. कोल्ड वॉर refers to, कोल्ड वॉर कम किसको बोलते हैं, इट वॉज द आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री राइवलरी विदाउट डायरेक्ट वॉर। इसमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था बल्कि इट वॉज ए डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ब्लॉट। कैपिटलिस्ट हमारे पास USA आता है, कम्युनिस्ट हमारे पास USSR आता है।
क्वेश्चन नंबर 73 द टर्म डिटेंट वाज नोटेबली यूज्ड बाय, जो डिटेंट का टर्म है किसने यूज़ किया था, इट वाज टर्म यूज्ड बाय हेनरी किसिंजर। उसने ये निक्सन डिप्लोमेसी के टाइम पे ये यूज़ किया था ये टर्म विद द यूएसएसआर एंड चाइना। आर्म्स कंट्रोल डिफर्स फ्रॉम डिसआर्मामेंट, बिकॉज जो आर्म्स कंट्रोल है वो डिफर करता है डिसआर्मामेंट से, बिकॉज इट रेगुलेटर्स नॉर एलिमिनेटर्स एंड एलिमिनेटर्स आर आर्म्स। आर्म्स कंट्रोल जो है ये रेगुलेट करता है, एलिमिनेट नहीं करता है। आर्म्स कंट्रोल इज ए प्रैग्मेटिक मेथड, ये ब्रॉडर अप्रोच है। डिसआर्मामेंट जस्ट एलिमिनेशन की बात करता है, वो यूज़ की बात करता है, बाकी चीज़ों की भी बात करता है, मेंटेनेंस की बात भी करता है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कैम इनटू फोर्स, जो एनपीटी है वो कब साइन हुआ, ये कब फोर्स में आया था, 68 में ये साइन हुआ था, लेकिन फोर्स में आया था 1970 में। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 1960 में सिग्नेचर एंड 1970 में फोर्स में आया था। अब स्टार्ट हो रहा है हमारे पास यूनिट नंबर 4, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। डिकोलोनाइजेशन एक्सेलरेटेड आफ्टर डिकोलोनाइजेशन कब स्टार्ट हो गया, एक्सेलरेट हो गया था, इसकी स्पीड कब बढ़ गई थी, मतलब इसका ज़्यादा कब बोलबाला हुआ था। इट वाज आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब डिकोलोनाइजेशन हो गई थी। इसमें हमारे पास इंडिया भी हमारा देश आता है और अफ्रीकन नेशंस भी उसमें आते हैं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट इज आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा। पोस्ट 1945 यूरोपियन एम्पायर कोलैप्स्ड leading to the independence movement of Asia and Africa. Question 77 बंदूक कॉन्फ्रेंस 1955 सिंबलाइज, जो बंदूक कॉन्फ्रेंस है वो किसको सिंबलाइज करता है, इट सिंबलाइज एशियन अफ्रीकन सॉलिडेरिटी एंड एंटी कॉलोनियलिज्म। इसके बाद ही फिर बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस होता है 1961 में, जिसमें नाम की फॉर्मेशन होती है। इट मार्क द राइज ऑफ थर्ड वर्ल्ड का राइज इससे होता है। थर्ड वर्ल्ड ऑरिजिनली रेफर टू, थर्ड वर्ल्ड को हम कैसे रेफर करें, किस चीज़ को रेफर करते हैं, इट रेफर्स टू डेवलपिंग एंड नॉन अलाइन्ड नेशंस। ये जो टर्म दिए इट वाज बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अल्फ्रेड सूवी ने ये टर्म दिया था, अल्फ्रेड सूवी। ये मैं आपको यहाँ पर भी लिख दूँगा, अल्फ्रेड सूवी, इसने ये टर्म दी थी नॉन लैंड डेवलप नेशंस के बारे में, थर्ड वर्ल्ड। न्यू कॉलोनियलिज्म मीन्स, न्यू कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, इट मीन्स इनडायरेक्ट कंट्रोल थ्रू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर। कॉलोनियलिज्म में हमें पता है कि उन्होंने हमारे पास डायरेक्ट हम हिंदुस्तान पे या बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उन पे डायरेक्ट रूल किया था, उनको अपनी कॉलोनी बनाई थी, फिर यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेते थे एंड फिर ब्रिटेन में वहाँ से हमारे पास फिनिश्ड गुड्स लाते थे। लेकिन न्यू कॉलोनियलिज्म में इनका रोल इकोनॉमिक होता है, या इकोनॉमिक प्रेशर्स डालते हैं या पॉलिटिकल प्रेशर्स डालते हैं। न्यू कॉलोनियलिज्म सस्टेन्स डिपेंडेंस वाया ट्रेड एंड एमएनसीज मतलब ग्लोबलाइजेशन। द टर्म न्यू कॉलोनियलिज्म वाज popularized by न्यूक्रोमा। इसने बुक लिखी थी जिसका नाम था द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म 1965। द फॉरेन एड कैन एक्ट एज ए टूल ऑफ, जो फॉरेन एड है वो एक्ट एज ए टूल ऑफ न्यू कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। में न्यू कॉलोनियल इन्फ्लुएंस होता है, इट ऑफन इम्पोजेस कंडीशंस परपेचुएटिंग डिपेंडेंस इससे ज़्यादा बढ़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 82 आस्क्स एमएनसीज इन्फ्लुएंस डेवलपिंग नेशंस थ्रू। एमएनसीज जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपिंग नेशंस को कैसे, वाया टेक्नोलॉजी एंड प्रॉफिट रिपेट्रिएशन। दे शेप लोकल इकोनॉमीज एंड पॉलिसी आउटकम्स। लोकल इकोनॉमीज एंड पॉलिसी ऑटोनॉमी को वो इन्फ्लुएंस करती है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वाज प्रपोज्ड इन 1974 यूएन जनरल असेंबली में न्यू का प्रपोज किया गया था, ताकि रिस्ट्रक्चर किया जाए ग्लोबल ट्रेड को, फाइनेंस को इन फेवर ऑफ डेवलपिंग नेशंस को। तो G77 का इसमें बहुत ही योगदान था 1974 जनरल असेंबली में। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑफ न्यू का मेन डिमांड क्या था, इसका डिमांड था फेयर ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। जो ट्रेड है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, नॉर्थ एंड साउथ जो है
ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी अच्छे से हो, फेयर तरीके से हो, ट्रेड भी उस हिसाब से हो। इट्स सॉट इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशंस। द प्रिंसिपल अपोनेंट्स ऑफ न्यू वायर, जो अपोनेंट इसके कौन थे? डेवलप्ड वेस्टर्न नेशंस, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, रजिस्टर्ड इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन, वो नहीं चाहते इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से हो। द यूरोपियन यूनियन ओरिजिनेटेड फ्राम, जो यूरोपियन यूनियन है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो गया था? 1951 में ECSC, जिसका मतलब नाम है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। फिर मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी होती है 1992 में। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 में, इसमें हमारे पास यूरोपियन यूनियन फॉर्मली बनता है। इट गिव बर्थ टू यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन एंड मिलिट्री यूनियन। सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन, सार्क कब बना था? इट वाज इन 1985, ढाका में बनाया था फॉर एशियन साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन। ढाका में बना था 1985 में सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आसियान वाज फॉर्मड इन, आसियान कब बना था? इट वाज इन 1967। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये बैंकॉक में बनाया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967। इन दो में हमेशा कन्फ्यूजन होता है, सार्क एंड आसियान में पहले कौन बना था? सबसे पहले आसियान बना था, उसके बाद सार्क। तो आसियान का आप याद रखो 1967, बैंकॉक आसियान 1967, पहले आसियान आया था। आप ए याद रखिए, ए था पहले, एसबेद में आता है, तो ए आसियान। OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ने बनाया था 1969 में, ताकि मुस्लिम वर्ल्ड में कोऑपरेशन एंड सॉलिडेरिटी बढ़े। ओपेक इज मेन ऑब्जेक्टिव इज, जो ओपेक है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज कोऑर्डिनेट ऑयल प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग, जो ऑयल प्रोड्यूस होता है इसकी प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करना एंड प्राइसिंग करना, ये ओपेक का काम है। फाउंड को ये कब हुआ था? 1960 में, वीना में। इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल ऑयल मार्केट्स, ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को ही इन्फ्लुएंस करते हैं ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ब्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके बाद दोबारा से 2024 में इसमें और मेंबर्स ऐड किए थे एंड एक्सटेंडेड टू 10 मेंबर्स। इसमें हमारे पास सऊदी अरबिया भी आता है। अर्जेंटीना ने भी विश किया था ज्वाइन करने का, लेकिन फिर अर्जेंटीना ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। ब्रिक रिप्रेजेंट्स द इमर्जिंग इकोनॉमीज एमिंग फॉर मल्टीपोलरिटी, एंड जिसका जो ब्रिक का टर्म था ये दिया था जिम ओ'नील ने। SCO स्टैंड्स फॉर, SCO का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 फोकसेस ऑन रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया में हमारे पास रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, इसके लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बनाई गई थी। इससे पहले था शंघाई 5। अफ्रीकन यूनियन रिप्लेस्ड, अफ्रीकन यूनियन ने किसको रिप्लेस किया? रिप्लेस्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को रिप्लेस किया गया था अफ्रीकन यूनियन से कब? 2002 में। ये रिप्लेस्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी इन 2002 टू डीपन इंटीग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 95, द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल साउथ एम्फसाइज, जो ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट है वो किस चीज़ पे एम्फसाइज डालता है? इट एम्फसाइज ऑन द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेट्स। जो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं इसमें जो इकोनॉमिक इक्वलिटी है इस पे ग्लोबल साउथ एम्फसाइज डालता है। ग्लोबल साउथ हाईलाइट इज द स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी एंड अंडर डेवलपमेंट। 96 क्वेश्चन, द प्राइमरी गोल ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इज, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी गोल क्या होता है? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन। दे एनहांस स्टेबिलिटी एंड कलेक्टिव ग्रोथ, वो कलेक्टिव ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं स्टेबिलिटी के ओर। सो इट इज़ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 97 इज आस्किंग द चेंजिंग रोल ऑफ UN फोकस ऑन, जो यूनाइटेड नेशंस का चेंजिंग रोल है वो किस पे फोकस करता है? इट फोकसेस ऑन द UN पीस कीपिंग, ह्यूमन राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। SDGs आप पढ़िएगा, SDG 5 गोल्स
टोटल 17 है, जो 2015 से 30 तक रखे गए हैं, तो इसको आप पढ़िएगा। The UN's role expanded to humanitarian and development domains post Cold War. Agenda for Peace was authored by, जो एजेंडा फॉर पीस 1992 में लिखी गई थी, किसने लिखी थी? बुतरोस गाली ने। It proposed peace building and preventive diplomacy after Cold War. कोल्ड वॉर के बाद प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, पीस बिल्डिंग को प्रपोज किया था एजेंडा फॉर पीस ने, जो कि लिखी थी आथर कौन था इसका? बुतरोस गाली, जो कि एक यूएन सिक्योरिटी जनरल था, यूएन सिक्योरिटी जनरल थी। ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल रेफर्स टू, ग्लोबलाइजेशन का मकसद मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ स्टेट्स एंड सोसाइटीज। जब इकोनॉमिक लेवल पे इंटरेक्शन होती है बिटवीन स्टेट्स एंड सोसाइटीज को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इट इंटीग्रेट्स द वर्ल्ड इकोनॉमीज, कल्चर्स एंड पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डिफर्स फ्रॉम एनजीओज, बिकॉज जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफर करते हैं एनजीओ से। कैसे? बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ सोवरेन गवर्नमेंट। जो एनजीओज होते हैं उनमें कोई सोवरेन गवर्नमेंट के वो नहीं होते, अलबत्ता आईजीओ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोवरेन स्टेट्स को एक ये रिकग्नाइज करते हैं। आईजीओज आर एस्टेब्लिश्ड बाय द ट्रीटीज बिटवीन गवर्नमेंट्स। इस तरह हमारे पास यूएन है और ईयू है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ये हमारी मेल है, अगर आपको हमसे कोई कंटेक्ट करना है तो आप मेल कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा जो सोशल मीडिया हैंडल है जीएस आमिर के नाम पे है। बाकी हमारी टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए।